अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की चतुर चाल। प्रथम दृश्य, दरबार में नई चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल सहित सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। अकबर का मन आज किसी नई चुनौती देने का था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपता हूं। इस राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे ऐसी योजना चाहिए जिससे न केवल चोर पकड़े जाएं, बल्कि भविष्य में कोई चोरी करने की हिम्मत भी न करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, हुजूर, मैं कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करूंगा। द्वितीय दृश्य, नगर में चोरी का सिलसिला। इन दिनों राजधानी के कुछ क्षेत्रों में रहस्यमयी चोरियों की खबरें आम हो गई थीं। अमीरों के घर से कीमती गहने, व्यापारियों की दुकान से धन और मंदिरों से दान चुरा लिया जाता था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। बीरबल ने छानबीन शुरू की और पाया कि चोरी बहुत योजनाबद्ध ढंग से की जा रही थी। चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास जानकारी भी थी और चालाकी भी। बीरबल ने गुप्तचरों की एक टीम बनाई और उन्हें अलग अलग इलाकों में भेजा। एक सप्ताह में उन्हें सूचना मिली कि चोरी की योजना दरबार से जुड़े ही किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है। यह सूचना चौंकाने वाली थी। तृतीय दृश्य, संदेह और रणनीति। बीरबल को शक हुआ कि कोई दरबारी ही चोरों से मिला हुआ है, लेकिन वह खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, मुझे संदेह है कि दरबार से ही कोई व्यक्ति इन चोरियों में शामिल है। इसलिए मैं एक यंत्र तैयार कर रहा हूं, जिससे झूठ और सच्चाई का पता चल जाएगा। अकबर ने रुचि दिखाई, यह कैसे संभव होगा? बीरबल बोला, एक विशेष मूर्ति बनाई जा रही है जिसे सत्य देवता कहा जाएगा। जो भी झूठ बोलेगा, उसकी दाढ़ी मूर्ति के पास जाते ही झड़ जाएगी। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसे, कुछ घबराए। बीरबल ने 2 दिन बाद सभी दरबारियों को उस मूर्ति के सामने ले जाकर परीक्षण कराने की घोषणा की। चतुर्थ दृश्य, सत्य देवता की परीक्षा। निर्धारित दिन सभी दरबारी सत्य देवता मूर्ति के सामने एक एक करके खड़े हुए। मूर्ति दरबार के एक कोने में थी और उसका चेहरा सामान्य मानव का था, लेकिन मूर्ति के नीचे एक पत्थर की छड़ी बनी हुई थी। बीरबल ने निर्देश दिया, हर दरबारी को मूर्ति की छड़ी को छूकर कहना है, मैं निर्दोष हूं, जो भी दोषी होगा उसकी दाढ़ी झड़ जाएगी। कुछ दरबारियों ने बिना भय के छड़ी को छुआ, लेकिन एक दरबारी, जिसका नाम अब्दुल था, वह थोड़ा हिचकिचाया। वह मूर्ति को देखता रहा और बिना छुए ही बोला, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, महाराज, चोर यही है। अकबर चौंक गए, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं थी, पर छड़ी पर हमने एक विशेष प्रकार की स्याही लगाई थी जो अदृश्य थी, लेकिन हाथ लगाते ही पहचान ली जाती। अब्दुल ने मूर्ति को छुआ ही नहीं, जिससे साफ है कि वह दोषी है और डर रहा था। बीरबल की इस चालाकी से सभी हैरान रह गए। पंचम दृश्य, गुप्त योजना का खुलासा। जब अब्दुल को बंदी बनाया गया और पूछताछ की गई, तो उसने चौंकाने वाले रहस्य खोले। मैं अकेला नहीं हूं, अब्दुल बोला। इस योजना में 2 और दरबारी और एक नगर के धनी व्यापारी का सहयोग था। हम चोरी की योजना बनाते और व्यापारी हमारा माल छुपा लेता था। बीरबल ने तुरंत उन अन्य 2 दरबारियों और व्यापारी को भी गिरफ्तार कराया। तलाशी में व्यापारी के गोदाम से चोरी का अधिकांश माल मिल गया। राजा अकबर ने गुस्से में आकर कहा, इन तीनों को मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा।
अकबर ने कहा, कहो बीरबल, तुम्हारा सुझाव हमेशा न्यायसंगत होता है। बीरबल बोला, यदि हम इन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित करें तो जनता को दो संदेश मिलेंगे, एक न्याय का डर और दूसरा यह कि दरबार में भी अपराधी हो सकते हैं। इससे जनता का दरबार पर विश्वास डगमगाएगा। क्यों न हम इन्हें कालकोठरी में बंद कर चोरी का सारा धन जनहित में उपयोग करें। अकबर ने सोचकर सहमति दे दी। चोरी का धन गरीबों की सहायता, स्कूल और अस्पताल के निर्माण में लगाया गया। षष्ठ दृश्य, बीरबल की प्रशंसा और इनाम। कुछ ही दिनों में राजधानी में शांति लौट आई। चोरियां बंद हो गईं। जनता में सुरक्षा का भाव लौटा। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और संयम ने आज फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल एक चतुर सलाहकार हो बल्कि जनता के सच्चे हितैषी भी हो। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ण मुद्राओं की थैली और एक नई हवेली उपहार स्वरूप देता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे धन या हवेली से नहीं बल्कि आपकी और जनता की प्रसन्नता से अधिक खुशी मिलती है। सप्तम दृश्य, कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपराध को केवल कठोर दंड से नहीं, चतुराई और रणनीति से भी रोका जा सकता है। आरोप लगाने से पहले सबूत और समझ आवश्यक है। सत्ता में बैठा व्यक्ति यदि न्यायप्रिय और विवेकशील हो तो समाज में शांति स्थापित रहती है। उपसंहार। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर मुगल दरबार को अपराध से मुक्त किया। उनकी योजनाएं सिर्फ चालाकी नहीं होती थीं, उनमें दूरदर्शिता, न्याय और जनहित की भावना भी होती थी। सम्राट अकबर और बीरबल की यह जोड़ी युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक मानी जाती है। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने दरबार ही नहीं, पूरे साम्राज्य में उन्हें प्रसिद्ध बना दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि से न केवल एक रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाया बल्कि राज्य को एक बड़े संकट से भी बचाया। प्रथम दृश्य, दरबार में अजीब शिकायत। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान अपने फटे कपड़ों और थके चेहरे के साथ आया। वह सीधा सम्राट अकबर के सामने आ खड़ा हुआ। किसान ने झुककर कहा, हुजूर, मैं रामू हूं, एक गरीब किसान। मेरे पुरखों ने कहा था कि हमारे खेत में एक गुप्त खजाना दबा है, लेकिन वर्षों से मैं उसे खोज नहीं पाया। हाल ही में कुछ मजदूरों ने रात में मेरे खेत को खोदा और भाग गए। जब मैंने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने धमकी दी। मुझे डर है कि मेरा खजाना लूट लिया जाएगा। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य की परतें खोल सकते हो? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, जहां रहस्य होता है वहां समाधान भी। मैं 2 दिन में इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। द्वितीय दृश्य, खेत का मुआयना और संदेह। बीरबल ने अपने विश्वस्त सेवक चंद्रपाल के साथ किसान रामू के खेत की ओर प्रस्थान किया। खेत गांव के बाहर था और उसके चारों ओर उबड़-खाबड़ जमीन फैली हुई थी। पास में ही एक पुराना कुआं और एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी थी। रामू ने बताया, मालिक, जब रात के समय खेत से अजीब सी आवाजें आती हैं और मिट्टी में खुदाई के निशान मिलते हैं। बीरबल ने जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जमीन की मिट्टी ताज़ा खुदी हुई है, लेकिन मिट्टी की ढलान इस प्रकार बनाई गई थी कि किसी ने बड़ी सावधानी से खुदाई की हो। खेत के कोने में एक ऐसा क्षेत्र था जो सामान्य भूमि से अलग प्रतीत हो रहा था। बीरबल को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण चोरी या अंधविश्वास नहीं है। कुछ तो जरूर छिपा था।
तृतीय दृश्य, रहस्य का पीछा। बीरबल ने अगले दिन रात में खेत के पास छुपकर निगरानी करने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ सिपाहियों को गांव के कपड़ों में वहां तैनात किया। रात के तीसरे पहर कुछ साये खेत में घुसे। वे 4 आदमी थे जो बड़े सावधानी से एक कोने में खुदाई करने लगे। उनके पास लोहे के औजार थे और उनमें से एक बार बार इधर उधर देखता। बीरबल ने चुपचाप सिपाहियों को इशारा किया और उन्हें घेरने को कहा। कुछ ही पलों में चारों पकड़े गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने डरते डरते बताया, हमें एक व्यापारी ने पैसे देकर भेजा था। उसने कहा था कि खेत में पुराना खजाना छिपा है। कौन व्यापारी? बीरबल ने पूछा। वह सेठ हरिदास, राजधानी का अमीर सोने का व्यापारी। बीरबल को हैरानी हुई। हरिदास सम्राट के दरबार में सम्मानित व्यापारी था। चतुर्थ दृश्य, व्यापारी सेठ हरिदास का भेद। बीरबल ने अगली सुबह सम्राट से अनुमति लेकर हरिदास को दरबार बुलवाया। सेठ हरिदास, बीरबल बोले, क्या आप रामू किसान के खेत में खजाना खोज रहे थे? हरिदास हंस पड़ा। बीरबल जी, मैं इतना अमीर हूं, मुझे खजाने की क्या जरूरत? बीरबल मुस्कराए। हमारे पास सबूत है कि आपके आदमी रात में वहां खुदाई कर रहे थे। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बोला, मैंने वो जमीन कई साल पहले रामू के दादा से खरीदने का प्रयास किया था। उन्होंने मना कर दिया। किसी ने मुझे बताया था कि वहां चोल काल का खजाना दबा है। मैं उसे लेना चाहता था। अकबर क्रोधित हुए। तुम्हारे लालच ने एक गरीब किसान की जिंदगी खतरे में डाल दी। यदि बीरबल समय पर न पहुंचते तो क्या होता? हरिदास ने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि खजाना केवल एक अफवाह नहीं है। हमें खुदाई करनी चाहिए। पंचम दृश्य, गुप्त खजाने की खोज। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ विश्वस्त सिपाही रामू के खेत पहुंचे। बीरबल ने उस विशेष कोने की ओर इशारा किया जहां रात में खुदाई हुई थी। वहां खुदाई शुरू की गई। काफी गहराई तक खुदाई के बाद एक पत्थर की संदूक मिली। संदूक को निकालते ही सबकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के, चांदी की थालियां और कुछ ताम्रपत्र थे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह खजाना चोल काल का प्रतीत होता है। ताम्रपत्रों पर उस समय के राजा का उल्लेख है। लगता है युद्ध के समय इसे यहां छिपा दिया गया था। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, इस खजाने से हम राज्य के विकास कार्य करेंगे और किसान रामू को उसकी भूमि और साहस के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भूमि का ऐसा महत्व होगा। षष्ठ दृश्य, बीरबल का न्याय और इनाम। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, उस सेठ हरिदास को 5 वर्षों के लिए व्यापार करने से वंचित किया जाता है और उनकी संपत्ति का एक भाग राजकोष में जमा किया जाएगा। वहीं बीरबल को सम्मानस्वरूप एक रत्नजड़ित तलवार और स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की गई। बीरबल ने कहा, महाराज, न्याय तभी पूर्ण होता है जब पीड़ित को सुरक्षा, सम्मान और पुनः स्थापना मिले। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सप्तम दृश्य, जनता की प्रतिक्रिया और राज्य में बदलाव। इस घटना के बाद राज्य में यह संदेश फैल गया कि सम्राट का दरबार केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और संवेदनशील भी है। गरीबों को न्याय मिलेगा, चाहे अपराधी कोई भी हो। राज्य के कोष से उस खजाने का उपयोग नए विद्यालय, कुएं, सड़क और अनाज भंडारण के लिए किया गया। इससे लोगों की स्थिति सुधरी और अकबर के शासन की सराहना दूर दूर तक हुई।
बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उनकी यह कहानी केवल दरबार ही नहीं, गांव-गांव में बच्चों और वृद्धों के बीच चर्चित हो गई। उपसंहार कथा का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। लालच अंधा बना देता है, चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो। न्याय और विवेक मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक सच्चा शासक वही होता है जो गरीब और अमीर दोनों के साथ समान न्याय करे। चतुराई तब ही मूल्यवान होती है जब उसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। अकबर बीरबल की कहानी, सत्य की परख। प्रथम दृश्य, राजा का प्रश्न। एक दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा। क्या कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा अपराध क्या है और सबसे बड़ा सत्य क्या? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा हत्या, किसी ने कहा विश्वासघात, किसी ने धर्म का अपमान कहा, तो किसी ने झूठ बोलना। पर कोई भी जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां सत्य को दबाया जाए वह सबसे बड़ा अपराध है, और जहां झूठ के बीच से भी सत्य को पहचान लिया जाए वह सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने कहा, ठीक कहा बीरबल, पर क्या तुम इस उत्तर को किसी उदाहरण या कृत्य से सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया, मैं अवसर आने पर अवश्य सिद्ध करूंगा हुजूर। द्वितीय दृश्य, एक गरीब ब्राह्मण की फरियाद। कुछ ही दिनों बाद एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा उदास था और हाथ में एक पुराना झोला था। महाराज, उसने करुणा भरी आवाज में कहा, मैं हरिप्रसाद नामक एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय उस छोटी सी थैली के जिसमें मेरी माँ की दी हुई कुछ चांदी की मुद्राएं थीं। वह थैली मैंने एक अमीर साहूकार के पास रख दी थी जब मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। अब लौटा हूं तो वह साहूकार कहता है कि मैंने कभी कोई थैली दी ही नहीं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह तो सीधा अन्याय है। बीरबल, तुम इसकी जांच करो। यदि साहूकार झूठा है तो उसे दंड मिलेगा। तृतीय दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वह थैली कैसी थी? ब्राह्मण बोला, वह नीले रंग की कपड़े की थैली थी जिसके भीतर मेरी माँ की चांदी की 10 मुद्राएं थीं। उस पर पीले धागे से कढ़ाई की हुई थी। बीरबल ने साहूकार को बुलाया। साहूकार बड़ा ही धनी व्यक्ति था, नाम था लाला चंद्रसेन। उसके वस्त्र रेशमी थे और व्यवहार अत्यंत चतुर। बीरबल ने पूछा, क्या यह सत्य है कि ब्राह्मण ने तुम्हारे पास कोई थैली रखी थी? लाला बोला, कदापि नहीं बीरबल जी, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। मेरे पास कुछ रखने की बात ही नहीं हुई। बीरबल ने ध्यान से लाला की आंखों की हलचल देखी और कहा, अच्छा, क्या तुम कह सकते हो कि तुम ब्राह्मण को जानते भी नहीं? लाला बोला, नहीं जानता। बीरबल बोला, ठीक है, तुम दोनों को कल फिर बुलाया जाएगा। चतुर्थ दृश्य, योजना की रचना। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने सेवक को ब्राह्मण के भेष में उसी लाला चंद्रसेन की दुकान पर भेजा। सेवक ने लाला से कहा, मैं दक्षिण से आया हूं। मैं एक थैली तीर्थ यात्रा पर जाते समय तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूं। लाला पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही उसने मोतियों और सोने की चमकदार थैली देखी, उसके चेहरे पर लोभ छा गया। उसने मुस्कराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसे ही कई यात्रियों की चीजें रखता हूं, जब लौटो तब ले जाना। यह बात बीरबल को उसी रात बताई गई। पंचम दृश्य, दरबार में सत्य का उद्घाटन। अगले दिन बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया, ब्राह्मण, लाला और वह सेवक जो भेष बदल कर गया था।
बीरबल ने लाला से पूछा, लाला चंद्रसेन, क्या तुम किसी तीर्थ यात्री की थैली रखने को तैयार होते हो? लाला बोला, हाँ, कई बार ऐसा किया है। बीरबल ने सेवक की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने इस व्यक्ति की थैली ली? लाला बोला, हाँ, मैं इसकी थैली रख चुका हूं, कल ही। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो फिर कल तुमने क्यों कहा कि तुम किसी की थैली कभी नहीं रखते? लाला सकपका गया। फिर बोला, मैंने शायद गलती से कहा हो। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ब्राह्मण की थैली भी रखी थी और अब उसके निर्धन होने के कारण उसे लौटाने से इनकार कर रहे हो। लेकिन जब धनी यात्री आया तो तुमने तत्परता से स्वीकार कर लिया। यही तुम्हारा सत्य है। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, लाला चंद्रसेन को उसकी दुकान से बेदखल किया जाए और ब्राह्मण की थैली उसे वापस दिलवाई जाए और बीरबल को इस न्याय के लिए सम्मानित किया जाए। षष्ठ दृश्य, बीरबल का उत्तर और शिक्षा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि जहां झूठ के बीच भी सत्य को देखा जाए वह धर्म है। तुमने इसे साबित कर दिखाया। बीरबल बोला, महाराज, सत्य शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। जिसने कभी सत्य का आदर नहीं किया वह चाहे लाख दावे करे, उसकी परख हो ही जाती है। अकबर ने बीरबल को रत्नों से जड़ी अंगूठी दी और जनता को संदेश दिया, यह दरबार न्याय का प्रतीक है और बीरबल उसका प्रहरी। उपसंहार, कहानी का सार। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, सत्य को दबाना सबसे बड़ा अपराध है। निर्धनता के कारण किसी के अधिकार को हड़पना अधर्म है। विवेकपूर्ण बुद्धि और योजनाबद्ध सत्यापन से न्याय किया जा सकता है। बीरबल जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं, जो बिना डर के सत्य की रक्षा करते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय का तराजू। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार की सबसे रोचक और प्रशंसनीय विशेषता थी वहां के दरबारियों की विद्वता और वाक्चातुर्य। लेकिन जब बात होती थी न्याय, बुद्धिमत्ता और तत्काल निर्णय की, तो एक ही नाम सबसे पहले आता, बीरबल। यह कहानी एक ऐसे रहस्यपूर्ण विवाद की है जिसमें बीरबल को अपनी चतुराई, धैर्य और न्याय बुद्धि से न केवल एक निर्दोष की रक्षा करनी पड़ी, बल्कि सच्चाई को सामने लाकर पूरे राज्य को दंग कर देना पड़ा। प्रथम दृश्य, एक अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक नौजवान रोता हुआ आया। उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और कुछ ग्रामीण भी थे। दरबार में जब उसने फरियाद रखी तो सब चौंक गए। युवक का नाम अर्जुन था। वह बोला, हुजूर, यह बूढ़ा व्यक्ति हरिराम मेरे पिता का घनिष्ठ मित्र था। मेरे पिता ने मरते समय इस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं अमानत के तौर पर रखी थीं ताकि मैं बड़ा होकर उन्हें ले सकूं। अब जब मैं उनसे पैसे मांगता हूं तो यह मना करता है और कहता है कि मेरे पिता ने कुछ भी नहीं दिया था। अकबर ने हरिराम की ओर देखा। हरिराम शांत और वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आंखों में पीड़ा और चिंता थी। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है हरिराम? हरिराम ने कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। अर्जुन का पिता मेरा मित्र अवश्य था, पर उसने मुझे कभी कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी थीं। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। दोनों की बातों में विरोध था, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में न्याय करना तुम्हारे ऊपर है। सत्य का पता लगाओ और निष्पक्ष निर्णय दो। द्वितीय दृश्य, बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने दोनों को दरबार से बाहर बुलाकर अलग अलग बात की। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने कभी यह बात लिखित में कही थी? अर्जुन ने कहा, नहीं,
पर माँ और गांव के 2 लोगों को पता है कि पिताजी ने यह अमानत हरिराम को दी थी। बीरबल ने माँ और दोनों गवाहों को बुलाया। माँ ने कहा, हाँ, मेरे पति ने मरने से 2 दिन पहले हरिराम को बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में दी थीं। गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन उनमें से कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अब बीरबल ने हरिराम से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि अर्जुन के पिता की मृत्यु से 2 दिन पहले तुम उसके घर गए थे? हरिराम ने कुछ क्षण सोचा और बोला, हाँ, मैं गया था, लेकिन सिर्फ उनके हालचाल पूछने। अमानत जैसी कोई बात नहीं हुई। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं एक दिन में निर्णय दूंगा। तृतीय दृश्य, रहस्यपूर्ण तराजू। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया। तराजू के पास एक बड़ा कपड़ा बिछवाया गया। बीरबल ने घोषणा की, आज न्याय का निर्णय एक विशेष तराजू के माध्यम से होगा। यह तराजू सत्य और असत्य का भेद कर सकता है। लोग चकित हो गए। बीरबल ने दोनों को कहा, हरिराम और अर्जुन, आप दोनों अपनी अपनी बातों की पुष्टि में एक एक वस्तु इस तराजू में रखें। जो झूठा होगा उसका तराजू झुक जाएगा। हरिराम हंसा। बीरबल जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? तराजू झूठ कैसे पहचान सकता है? बीरबल गंभीरता से बोले, इस तराजू की विशेषता यही है। अब जल्दी से कोई एक वस्तु चुनिए जिसे आप इसमें रखेंगे। हरिराम ने अपनी लकड़ी की छड़ी उसमें रखी। अर्जुन ने अपने पिता की एक पुरानी अंगूठी उसमें रख दी। बीरबल ने कुछ पलों तक प्रतीक्षा की, फिर घोषणा की, तराजू झुका नहीं। इसका अर्थ है दोनों की वस्तु सत्य के प्रतीक हैं। लेकिन अब हमें एक और उपाय अपनाना होगा। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की अगली योजना। बीरबल ने कहा, मैं दोनों को एक दिन की मोहलत देता हूं। कल दोनों फिर दरबार में आएंगे, लेकिन तब हम नीम के वृक्ष की परख करेंगे। अब सब हैरान हो गए। नीम के वृक्ष से क्या संबंध? बीरबल ने हरिराम से कहा, हरिराम, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हें उस वृक्ष के नीचे जाना है जहां तुमने अर्जुन के पिता से आखिरी बार भेंट की थी, और वहां जाकर मन ही मन स्वीकार करना है कि अगर तुमने अर्जुन की अमानत ली है तो वृक्ष पर 2 पत्तियां गिरेंगी, नहीं ली है तो नहीं गिरेंगी। हरिराम ने स्वीकार कर लिया। पंचम दृश्य, नीम का रहस्य। अगली सुबह बीरबल ने अपने एक सेवक को उस नीम वृक्ष के पास तैनात किया। सेवक को निर्देश था कि देखे हरिराम कब आता है, क्या करता है और क्या बोलता है। हरिराम बहुत सुबह चुपचाप उस वृक्ष के पास पहुंचा। वह कुछ बुदबुदाता रहा और कुछ क्षण बाद एक नीम की डाली को हिलाकर 2 पत्तियां तोड़कर अपनी जेब में रख ली। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। वह चला गया। यह सब बीरबल को सेवक ने जाकर बता दिया। षष्ठ दृश्य, न्याय का खुलासा। अब दरबार फिर लगा। अकबर और सारे दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने पूछा, हरिराम, क्या तुम नीम वृक्ष के नीचे गए थे? हरिराम बोला, हाँ, जैसा आपने कहा वैसा किया। तो क्या पत्तियां गिरीं? बीरबल ने पूछा। हरिराम थोड़ा झिझककर बोला, हाँ, गिरी थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तब तो तुमने अमानत ली थी, क्योंकि वृक्ष से पत्तियां तभी गिरती हैं जब तुमने कोई पाप किया हो, यही तो हमारी परख थी। हरिराम घबरा गया। बीरबल जी, आप, यह तो। बीरबल ने जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, और यदि आप चाहें तो अपनी जेब की वह 2 पत्तियां दिखा सकते हैं जो आपने खुद तोड़ी थीं। हरिराम अब झूठ नहीं छिपा सका। उसने पत्तियां निकाल दीं और सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया,
मैंने अमानत ली थी, लेकिन सोचा यह बच्चा क्या कर पाएगा। मैं लज्जित हूं। सप्तम दृश्य अकबर का निर्णय और बीरबल का सम्मान। अकबर ने कहा, हरिराम, तुमने न केवल अमानत का विश्वास तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को अपमानित किया। पर चूंकि तुमने अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए सजा हल्की होगी। तुम अर्जुन को उसके 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज सहित लौटाओ और अगले 2 वर्ष गांव के विद्यालय में निःशुल्क सेवा करोगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी नीम परीक्षा और न्याय का तराजू जैसे प्रतीकात्मक तरीकों ने सच्चाई को जिस प्रकार उजागर किया, वह वास्तव में अद्वितीय है। अकबर ने बीरबल को न्याय के रक्षक की उपाधि दी और एक सोने की तलवार भेंट की। उपसंहार कथा से सीख। इस पूरी कहानी से हम यह सीख सकते हैं, न्याय के लिए कभी कभी पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने की जरूरत होती है। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसे खोने पर केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। सत्य की खोज केवल सवाल जवाब से नहीं, बल्कि गहराई से देखने, सोचने और जांचने से होती है। बीरबल जैसे लोग समाज के लिए आवश्यक होते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल न्याय करते हैं, बल्कि समाज को भी राह दिखाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की 3 शर्तें। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच उतनी ही प्रसिद्ध हैं जितनी वे उस समय थीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य भावना ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई थी। यह कहानी एक ऐसे प्रसंग की है जब बीरबल को दरबार छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसकी चतुराई उसे फिर से वही सम्मान दिला देती है। प्रथम दृश्य, एक दरबारी की चालाकी। एक बार की बात है, दरबार में अकबर रोज की तरह बैठे थे और बीरबल भी अपनी जगह पर थे। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ दरबारियों को बीरबल की लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती थी। एक दरबारी सूबेदार कासिम खान ने सोचा, जब तक बीरबल है, हम बादशाह की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों न कोई षड्यंत्र रचा जाए। कासिम खान ने दरबार में कहा, जहां पनाह, बीरबल के हर उत्तर में चालाकी और शब्दजाल होता है, पर मुझे लगता है कि वह अब उतना उपयोगी नहीं रहा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि बीरबल की आवश्यकता अब दरबार को नहीं? जी हाँ, जहां पनाह। एक बार यदि बीरबल को दरबार से हटाकर देखा जाए तो समझ आ जाएगा कि उसका मूल्य क्या है, कासिम बोला। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, कुछ समय तुम दरबार से विश्राम लो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी हुजूर की आज्ञा। बीरबल चुपचाप दरबार से चले गए। द्वितीय दृश्य, दरबार की गिरती स्थिति। बीरबल के जाने के बाद दरबार में कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब स्थितियां उत्पन्न होने लगीं। राज्य में अनेक विवाद बढ़ गए। लोगों के झगड़े बढ़े और न्याय के मामले में देरी होने लगी। बीरबल के स्थान पर नियुक्त किए गए व्यक्ति निर्णय तो देते थे, पर वह बुद्धिमत्ता और संतुलन नहीं ला पाए जो बीरबल लाते थे। अकबर का मन भी अब उदास रहने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल केवल एक सलाहकार नहीं था, बल्कि न्याय, हंसी और विवेक का जीवंत रूप था। तृतीय दृश्य, बीरबल की खोज। राजा अकबर ने बीरबल को वापस लाने का निर्णय किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को खोजा जाए, लेकिन बीरबल जैसे गायब ही हो गए थे। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। एक दिन एक साधारण व्यक्ति राजधानी आया। उसने अपने आप को शेख चिल्लू बताया और दरबार में आने की अनुमति मांगी। वह व्यक्ति बहुत ही मजेदार था। उसके उत्तरों में चतुराई और हास्य दोनों थे। अकबर को वह अच्छा लगा
और उन्होंने उसे दरबार में सलाहकार बना लिया। पर धीरे धीरे उस व्यक्ति ने ऐसी बातें कहनी शुरू की जो केवल बीरबल ही कह सकता था। एक दिन अकबर ने उससे पूछा, शेख चिल्लू, तुम इतने समझदार कैसे हो? तुम्हारी बातें तो बीरबल जैसी लगती हैं। हुजूर, वह मुस्कराया, यदि आप पहचान पाए तो मैं स्वयं को प्रकट कर सकता हूं। अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, बीरबल। वह व्यक्ति मुस्कराया और अपनी नकली दाढ़ी और पोशाक हटा दी। सच में वह बीरबल ही था। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की 3 शर्तें। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने सोचा यदि मेरी उपयोगिता वास्तव में है तो आप मुझे अवश्य बुलाएंगे। अकबर बोले, मैं तुम्हें फिर से दरबार में स्थान देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मैं 3 शर्तों पर लौट सकता हूं। अकबर ने चौंक कर कहा, शर्तें? कहो, क्या है? बीरबल की पहली शर्त यह है कि जो व्यक्ति मुझे दरबार से हटवाने में अग्रणी था वह मेरे सामने माफी मांगे। अकबर ने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त, मेरे बिना जो न्याय दिए गए वे दोबारा देखे जाएंगे। कुछ निर्णयों में त्रुटियां हैं। अकबर ने इसका भी समर्थन किया। तीसरी शर्त, मैं जो पहली सभा में कहूं वह आप बिना टोके सुनेंगे। अकबर मुस्कराए, स्वीकार है। अब बताओ, क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, बुद्धिमत्ता को तब तक पहचान नहीं मिलता जब तक उसकी अनुपस्थिति को लोग अनुभव न करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। पंचम दृश्य, न्याय की परीक्षा। बीरबल की वापसी के कुछ ही दिनों बाद एक रोचक मामला दरबार में आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन में सेंध लगाकर अपनी दुकान बढ़ा ली है। पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। बीरबल ने मामला देखा और बिना किसी कागजात के, केवल लोगों की बातें सुनकर निर्णय नहीं दिया। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, हम कल तुम्हारे घर चलेंगे और जांच करेंगे। अगले दिन बीरबल, राजा और कुछ सैनिक उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल ने जमीन पर रेखाएं खींची और मिट्टी को देखा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी जमीन कितनी वर्ष पुरानी है? 3 पीढ़ियों से हमारे पास है, व्यापारी बोला। बीरबल ने मिट्टी की जांच करवाई और पाया कि उस स्थान की मिट्टी पुरानी नहीं थी, बल्कि नई खुदाई की गई थी। फिर उन्होंने गुप्त रूप से छानबीन की और पाया कि पड़ोसी ने रात के समय दीवार खिसका दी थी। उन्होंने कहा, महाराज, जमीन ने स्वयं बता दिया कि किसका सच है। अकबर हंसे। बीरबल, अब समझ आया कि तुम्हारी जरूरत क्यों थी। षष्ठ दृश्य, अंतिम संवाद और शिक्षा। बीरबल के निर्णय से दरबार में फिर से विश्वास और ऊर्जा लौट आई। अन्य दरबारी भी उनकी प्रशंसा करने लगे। कासिम खान, जिसने बीरबल को हटवाया था, स्वयं उनके पास आकर बोला, बीरबल जी, आप जैसे व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा करें। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, क्षमा वही करता है जो बलवान होता है। हम सभी सीखते हैं, कभी अपने अनुभव से, कभी दूसरों के। अकबर ने उस दिन बीरबल को राजज्योतिष और मुख्य न्यायाधिकारी की उपाधियां दी। उपसंहार, कहानी से सीख। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। किसी की उपयोगिता का मूल्य तभी समझ आता है जब वह हमारे पास न हो। न्याय और विवेक बिना स्वार्थ के होना चाहिए। बुद्धिमत्ता को दबाया नहीं जा सकता, वह जहां होगी वहां पहचान ली जाएगी। क्षमा और स्वीकार करना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।
अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की चुप्पी का रहस्य। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की बेमिसाल धरोहर हैं। इनमें चतुराई, न्याय, हास्य और जीवन के गूढ़ सत्य छिपे होते हैं। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में सबसे प्रिय थे। उनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने अकबर को कई बार संकटों से निकाला था। आज की यह कथा एक ऐसे ही अवसर की है जब बीरबल की चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। प्रथम दृश्य, दरबार में नया विचार। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था और दरबारियों के बीच हल्की मुस्कुराहटें बिखरी थीं। अचानक अकबर ने विचार करते हुए कहा, क्या इंसान बिना बोले भी सब कुछ कह सकता है? सभी दरबारी चौंके। कुछ ने हामी भरी तो कुछ ने नकारा। कासिम खां, एक महत्वाकांक्षी दरबारी, बोला, जहांपनाह, बोलना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना बोले तो पशु भी संकेत कर लेते हैं, पर इंसान को विचार प्रकट करने के लिए शब्द चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए पर चुप रहे। अकबर बोले, तुम मौन क्यों हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, इसी विषय पर मैं चुप रहकर उत्तर दूंगा। सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और बोले, ठीक है बीरबल, 1 सप्ताह का समय तुम्हें देता हूं। दिखाओ कि चुप्पी भी संवाद कर सकती है। द्वितीय दृश्य, बीरबल की चुप्पी शुरू। अगले ही दिन से बीरबल ने मौन व्रत ले लिया। वह दरबार में आते, सम्राट को प्रणाम करते, पर एक शब्द भी नहीं बोलते। प्रश्नों का उत्तर इशारों से देते। लिखते नहीं, बस चेहरों के हाव भाव और हाथों के संकेतों से संवाद करते। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे दरबार में अजीब स्थिति बनने लगी। कुछ दरबारी उन्हें तुच्छ समझने लगे, तो कुछ उनकी चतुराई की परीक्षा लेने को उत्सुक हो उठे। एक दिन एक विदेशी राजदूत दरबार में आया। वह कई प्रश्नों के उत्तर चाहता था। अकबर ने बीरबल को संकेत किया, तुम्हें उसका उत्तर देना होगा, पर बिना बोले। बीरबल ने राजदूत को देखा, मुस्कुराए और फिर अद्भुत ढंग से हाथों और चेहरे के हाव भाव से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। राजदूत हैरान रह गया और बोला, यह व्यक्ति शब्दों के बिना भी संवाद की कला में पारंगत है। इससे बुद्धिमान मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तृतीय दृश्य, दरबारियों की योजना। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्यालु दरबारी परेशान हो उठे। उनमें सबसे आगे था कासिम खां। उसने अन्य दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। यदि बीरबल को चुप ही रहना है, तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि या तो वह बोल पड़े या फिर पराजित हो जाए। उन्होंने अगले दिन एक नकली न्यायिक मामला प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों पक्ष दोषी लगते थे, पर निर्णय बहुत जटिल था। मामला राजा के सामने आया। बीरबल से संकेत में पूछा गया। बीरबल ने दोनों पक्षकारों को देखा, फिर आगे जाकर उनके हाथ, आंखें और चाल का निरीक्षण किया। उन्होंने धीरे से एक सिक्का उछाला, फिर 2 अंगुलियां उठाईं, एक बाएं, एक दाएं हाथ से। फिर गर्दन हिलाकर इशारा किया। अकबर ने यह सब देखा और हंसकर बोला, बीरबल कह रहे हैं कि दोनों पक्ष दोषी हैं, लेकिन एक की सजा हल्की और दूसरे की सख्त होनी चाहिए। फैसला वैसा ही दिया गया। कासिम खां जल भुन गया। उसे लगा अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चतुर्थ दृश्य, अंतिम चाल। कुछ दिनों बाद कासिम खां ने बीरबल को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने एक गरीब व्यक्ति को बहला फुसलाकर झूठा मामला बनाने को कहा कि बीरबल ने उससे जमीन छीनी है और वह अब भूखा प्यासा है। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में पेश हुआ और जोर से चीखा, मुझे इंसाफ चाहिए।
बीरबल ने मेरी जमीन हड़प ली है। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, फिर उसकी हथेली देखी और सिर हिलाया। कासिम खां मुस्कराया। अब देखिए जहांपनाह, जब बोलना नहीं है तो कैसे न्याय करेंगे यह चतुर बीरबल। अकबर थोड़े चिंतित दिखे, पर उन्होंने बीरबल को समय दिया। बीरबल ने एक सिपाही से कहा कि उस व्यक्ति को महल के पिछवाड़े ले जाकर जरा सी खुदाई करने को कहें। जब वहां खुदाई हुई तो जमीन से कुछ चांदी के सिक्के निकले। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने इशारा किया कि यह रिश्वत के लिए दबाए गए सिक्के हैं और यह व्यक्ति कासिम खां के कहने पर झूठा मामला बना रहा है। सख्ती से पूछताछ हुई और सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। अकबर गुस्से में बोले, कासिम खां, तुम्हारे जैसे दरबारी राज्य के लिए कलंक हैं। तुम्हें दंड स्वरूप राज्य से निष्कासित किया जाता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर माफी की प्रार्थना की और संकेत दिया कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर बोले, बीरबल की चुप्पी ने आज फिर उसकी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर दी। पंचम दृश्य, चुप्पी की ताकत। सप्ताह बीत गया था। बीरबल का मौन आज समाप्त होने वाला था। दरबार में उत्सुकता का माहौल था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बोल सकते हो। बताओ, इस पूरे सप्ताह चुप रहकर क्या सिद्ध किया? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है, शब्द नहीं। जब विचार पवित्र हों तो मौन भी मुखर हो जाता है। अकबर ने पूछा, पर तुमने संवाद कैसे संभव बनाया? बीरबल बोले, इशारे, भाव, दृष्टि और धैर्य, ये मौन के 4 स्तंभ हैं। मैंने इन्हीं के सहारे संवाद किया। न्याय भी किया, नीति भी निभाई और षड्यंत्र भी उजागर किया। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उपसंहार, कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। मौन भी एक भाषा है जो तब समझ में आती है जब भावनाएं सच्ची होती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में हल ढूंढ लेता है, चाहे संसाधन सीमित हों। ईर्ष्या और षड्यंत्र कभी सफल नहीं होते अगर सत्य और विवेक के साथ खड़ा कोई बीरबल मौजूद हो। सत्य की जीत सदैव होती है, भले ही मार्ग कठिन हो। बीरबल की चुप्पी ने न केवल उनका महत्व सिद्ध किया बल्कि यह भी दिखाया कि कभी कभी मौन ही सबसे ऊंची वाणी होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और न्याय का तराजू। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय जनमानस में केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि ये नीति, न्याय और चतुराई के गहरे संदेश भी देती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और न्यायप्रियता से एक ऐसे मामले को सुलझाया जिसमें राजा को भी भ्रम हो गया था। यह कहानी न्याय की बारीकियों और बीरबल की निर्भीकता को दर्शाती है। प्रथम दृश्य, अनोखा मामला दरबार में। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसके साथ एक युवा व्यक्ति भी था जो शांत लेकिन थोड़ा असमंजस में लग रहा था। किसान ने कहा, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। वह उसे अपना कहता है, जबकि वह गाय वर्षों से मेरे पास है। आज वह जबरदस्ती उसे ले गया। अकबर ने उस युवक से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? युवक बोला, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। यह किसान झूठ बोल रहा है। दोनों की बातें सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए। गाय को दरबार में लाया गया। वह एक सुंदर सफेद गाय थी
जिसके सींगों पर हल्का काला निशान था। अकबर ने गाय को देखा और बोला, गाय बोल तो नहीं सकती, तो हम कैसे जाने कि वह किसकी है? एक दरबारी बोला, जहां पनाह, शायद हमें गाय के व्यवहार से पता चले कि वह किससे ज्यादा घुल मिलती है। लेकिन जब दोनों व्यक्तियों ने गाय को पुकारा, वह किसी की ओर विशेष आकर्षित नहीं हुई। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। द्वितीय दृश्य, बीरबल की जांच। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है। क्या तुम इसका समाधान निकाल सकते हो? बीरबल ने गाय को ध्यान से देखा, फिर किसान और युवक को भी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, जहां पनाह, मुझे बस एक दिन का समय दें। मैं इस मामले को हल कर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने गाय को अपने हवाले ले लिया और बोला, मैं गाय को अपनी देखरेख में रखूंगा और कल तक फैसला करूंगा कि असली मालिक कौन है। तृतीय दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल गाय को अपने बगीचे में ले आए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि गाय को अच्छे से घास पानी दें, परंतु किसी के सामने न लाएं। फिर उन्होंने दो व्यक्तियों को किसान और युवक के गांव भेजा ताकि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। साथ ही बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने गाय को शाम के समय एक ऐसी जगह बांध दिया जहां से वह दोनों व्यक्तियों की आवाज सुन सकती थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। फिर उन्होंने किसान और युवक दोनों को बुलवाया और कहा, तुम दोनों गाय को पुकारो। जिससे वह सबसे ज्यादा घुलती हो, वह उसका असली मालिक होगा। दोनों ने गाय को पुकारा, प्यार से आवाज दी, लेकिन गाय थोड़ी भी प्रभावित नहीं हुई। बीरबल मुस्कराए। चतुर्थ दृश्य, असली मालिक का पता। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। साथ में वह गाय भी थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने कैसे पता किया कि गाय किसकी है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह बहुत आसान था। गाय बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी स्मृति और भावनाएं बहुत तेज होती हैं। फिर उन्होंने दो व्यक्तियों से पूछा, क्या तुम दोनों हर दिन गाय को खुद चारा खिलाते थे? किसान बोला, हाँ, मैं हर सुबह इसे अपने हाथ से घास देता था। युवक बोला, मैं भी इसे बहुत प्यार से खिलाता था। बीरबल बोले, तो फिर आज क्यों नहीं किया? मैं दोनों को आज सुबह गाय के सामने घास लेकर खड़ा किया था। किसान को देखकर गाय तुरंत पास आई और उसके हाथ से घास खाने लगी, जबकि युवक को देखकर वह दूर रही। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, गाय को उसकी दिनचर्या और अनुभव याद रहते हैं। वह उस व्यक्ति को पहचानती है जो वर्षों से उसे पाल रहा है। वह किसान उसका असली मालिक है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया बीरबल कि न्याय केवल कानून से नहीं, बुद्धि और संवेदनशीलता से भी होता है। पंचम दृश्य, न्याय का तराजू। अकबर ने बीरबल से पूछा, पर बीरबल, यदि गाय का व्यवहार भी भ्रमित करता, तब तुम क्या करते? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, तब मैं न्याय का तराजू प्रयोग करता। अकबर ने चौंक कर पूछा, न्याय का तराजू? वह क्या है? बीरबल बोले, जब किसी चीज का कोई प्रमाण न हो, तब न्याय के दो पलड़े होते हैं, भावना और तर्क। मैं दोनों व्यक्तियों के जीवन की जानकारी इकट्ठा करता, गांव वालों से पूछता और उनके व्यवहार से सत्य जानने की कोशिश करता। उन्होंने आगे बताया, मेरे लोगों ने गांव में जाकर पता किया, किसान अकेला रहता है, उसकी कमाई गाय पर निर्भर है। वह हर रोज सुबह उठकर उसे नहलाता, चारा देता और उसकी देखभाल करता।
जबकि युवक तो बस अमीर जमींदार का बेटा है, जिसे गाय से मतलब नहीं, बस जमीन की भूख है। अकबर प्रसन्न हुए और उन्होंने किसान को गाय लौटाने का आदेश दिया। उपसंहार, कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई मूल्यवान शिक्षाएं मिलती हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, वह व्यवहार और स्मृति में झलक जाती है। न्याय सिर्फ आंखों से नहीं, अनुभव, भावना और विवेक से किया जाता है। बीरबल की तरह यदि बुद्धिमत्ता, धैर्य और संवेदनशीलता हो तो कोई भी विवाद हल किया जा सकता है। न्याय का तराजू हर किसी के भीतर होता है, एक ओर तर्क, दूसरी ओर करुणा। संतुलन वही न्याय कहलाता है। अंतिम बात, बीरबल जैसे व्यक्ति केवल दरबार के गहने नहीं होते, बल्कि वे समाज की रीढ़ होते हैं, जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वह गाय का हो या गरीब का। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने का पुल। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि जीवन की अनेक गूढ़ शिक्षाएं भी देते हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ, तर्कशक्ति और विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई बार अपनी चतुराई से न केवल राज दरबार की समस्याओं को हल किया, बल्कि आम जनमानस को भी राहत दी। इस कहानी में हम एक ऐसे ही अनोखे मामले का वर्णन करेंगे जहां बीरबल ने अकबर को चौंका दिया, एक सोने का पुल बनवाकर। प्रथम दृश्य, निर्धन ब्राह्मण की याचना। एक ठंडी सुबह की बात है, जब बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण रोता हुआ उनके पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा पुत्र निर्दोष है, फिर भी उसे एक अमीर साहूकार ने जेल भिजवा दिया। वह कहता है कि मेरे बेटे ने उसके सोने की मुहरें चुराई हैं, जबकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अकबर ने पूछा, क्या कोई गवाह है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, लेकिन मेरा बेटा हमेशा सत्य बोलता है। अकबर को दया आई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और सारा मामला सुनाया। बीरबल ने ध्यान से सब सुना और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सत्य बाहर लाकर रहूंगा। द्वितीय दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले उस साहूकार को बुलवाया जिसने चोरी की शिकायत की थी। साहूकार ने कहा, हुजूर, मैं एक अमीर व्यवसायी हूं। मेरी तिजोरी से 50 सोने की मुहरें चोरी हो गईं। उस दिन केवल यही लड़का मेरे घर पर आया था। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने चोरी की है। बीरबल ने पूछा, क्या आपने उसे चोरी करते देखा? नहीं, साहूकार बोला, पर और कोई नहीं आया था उस दिन। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मुझे दोनों को आमने सामने बैठाकर कुछ पूछताछ करनी होगी। कल दरबार में दोनों को पेश किया जाए। तृतीय दृश्य, बीरबल की पहली परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलवाया। पहले उन्होंने युवक से बात की। तुमने सोने की मुहरें ली? नहीं, बीरबल जी, मैंने किसी प्रकार की चोरी नहीं की, युवक ने आत्मविश्वास से कहा। फिर बीरबल ने साहूकार से कहा, क्या आप सच में यकीन से कह सकते हैं कि इसने ही चोरी की है? साहूकार बोला, हाँ, और यदि यह साबित हो गया कि यह चोर नहीं है, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, बहुत अच्छा। कल दोनों को फिर दरबार में बुलाया जाएगा, लेकिन इस बार एक विशेष परीक्षा के लिए। चतुर्थ दृश्य, सोने का पुल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। आज एक विशेष यंत्र से चोर की पहचान की जाएगी।
मेरे पास एक जादुई तराजू है जो चोर का बोझ बढ़ा देता है। हम एक पुल बनाएंगे और सभी संदिग्धों को उस पर चलाया जाएगा। जिसका वजन अचानक बढ़ेगा वही चोर होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सोने का पुल, यह कैसा न्याय है? कुछ दरबारी फुसफुसाए। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के पिछले प्रांगण में लकड़ी का एक पुल बनाया जाए और उसके नीचे सोने की नकली ईंटें लगाई जाए ताकि यह सोने का पुल प्रतीत हो। फिर उन्होंने सभी संदिग्धों, जिसमें युवक भी शामिल था, से कहा कि वे एक एक करके इस पुल से गुजरें। उन्होंने यह भी कहा कि उनका वजन विशेष यंत्र से नापा जाएगा। सभी संदिग्धों ने बारी बारी से पुल पार किया। युवक निर्भयता से चला, जबकि साहूकार थोड़ा घबराया। पंचम दृश्य, चौंकाने वाला खुलासा। पुल पार करने के बाद बीरबल ने आदेश दिया कि सभी संदिग्धों को दोबारा बुलाया जाए। फिर उन्होंने सभी से पूछा, किसे कैसा अनुभव हुआ जब आप पुल से गुजरे? एक व्यक्ति बोला, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। दूसरा बोला, मुझे डर लगा कहीं वजन बढ़ न जाए। जब साहूकार की बारी आई तो वह बोला, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं डूब रहा हूं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, बस यही उत्तर चाहिए था। अकबर ने चौंक कर पूछा, मतलब? बीरबल ने स्पष्ट किया, जहांपनाह, यह पुल कोई जादुई यंत्र नहीं था। यह केवल डर और अपराध बोध की परीक्षा थी। जो चोर होता है वह स्वयं ही डर जाता है और वह डर उसके मन में ही वजन बढ़ा देता है। बाकी सभी व्यक्ति शांत थे, लेकिन साहूकार को डूबने का अनुभव हुआ क्योंकि उसी ने मुहरें चुराई थीं। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसकी तिजोरी की तलाशी ली जाए। जांच में मुहरें वहीं छिपी मिली। षष्ठ दृश्य, न्याय की स्थापना। अकबर ने साहूकार से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? साहूकार सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैंने कुछ धन व्यापार में खो दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रतिष्ठा गिरे, इसलिए सोचा कि चोरी का बहाना बना लूं और बीमा से धन वसूल कर लूं। अकबर ने कहा, तुमने न केवल निर्दोष पर आरोप लगाया बल्कि पूरे राज्य के कानून का अपमान किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसे अपराधी को उचित दंड मिलना चाहिए और उस ब्राह्मण को उसके पुत्र सहित मुआवजा भी। अकबर ने साहूकार को 1 वर्ष की जेल और संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों को दान करने का आदेश दिया। ब्राह्मण को न केवल उसके बेटे की रिहाई मिली बल्कि उसे राजकोष से सहायता राशि भी दी गई। उपसंहार, कहानी से सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सत्य और झूठ के बीच सबसे बड़ा अंतर अंतःकरण होता है। झूठ कभी निश्चिंत नहीं होता, जबकि सत्य को डरने की जरूरत नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति साधारण घटनाओं में भी सत्य का मार्ग खोज लेता है। बीरबल की सोच और प्रयोगशीलता आज भी एक प्रेरणा है। अकबर ने अंत में बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अंधकार में होता। तुम्हारी चतुराई ने फिर एक बार न्याय का दीप जलाया। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और नकली विद्वान। प्रथम दृश्य, अजनबी विद्वान का आगमन। एक दिन दरबार में अचानक एक अजनबी विद्वान उपस्थित हुआ। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, सिर पर भव्य पगड़ी थी और हाथ में एक मोटी ग्रंथ पुस्तक थी। उसके चेहरे पर घमंड की स्पष्ट झलक थी। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं दक्षिण के एक बड़े मठ का प्रधान आचार्य हूँ। मैं 13 भाषाओं का ज्ञाता हूँ, अनेक विषयों में सिद्धहस्त हूँ। मैंने समस्त भारत भ्रमण किया है, लेकिन अभी तक कोई मेरी विद्वता को चुनौती नहीं दे सका है।
सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री हैं जो बहुत चतुर कहे जाते हैं। क्या वे मुझसे शास्त्रार्थ करने का साहस रखेंगे? अकबर को उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। द्वितीय दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने उस विद्वान को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, स्वागत है आचार्य जी। आप तो महान पंडित लगते हैं। किस विषय में शास्त्रार्थ करना चाहेंगे? विद्वान ने गर्व से कहा, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे तुलनात्मक भाषा शास्त्र, न्याय शास्त्र और धर्म ग्रंथों के समन्वय पर शास्त्रार्थ करें। लेकिन एक शर्त होगी, मैं जो भाषा चुनूंगा उसी में आपसे चर्चा करूंगा। अकबर ने बीच में हस्तक्षेप किया, यह उचित है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं पूर्णतः तैयार हूं, बशर्ते मुझे कुछ क्षणों का समय दिया जाए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। तृतीय दृश्य, रहस्यमयी भाषा। विद्वान ने बीरबल को देखा और कहा, तो चलिए मैं भाषा चुनता हूं, धूमरखंडी। यह एक प्राचीन भाषा है जो अब लगभग लुप्तप्राय है। आपने इसका नाम भी शायद पहली बार सुना होगा। दरबार में सभी लोग चुप हो गए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, धूमरखंडी भाषा में ही सही, लेकिन पहले आप अपना परिचय इस भाषा में दीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। विद्वान ने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। धूम धूम गंडा खंडा पंडा झुंडा रट रट खारा। उसका उच्चारण बिल्कुल असंगत और हास्यास्पद लग रहा था। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोले, आचार्य जी, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। विद्वान चौंका। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, धूमरखंडी भाषा में आपने रट रट खारा कहा, जबकि वहां रट रट का प्रयोग केवल श्मशान में होता है, वह भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में। आपने अभी दरबार को श्मशान बना दिया। यह तो राजद्रोह के समान है। विद्वान हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कह ही नहीं पाया। चतुर्थ दृश्य, बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या मुझे इस विद्वान की परीक्षा पूरी करने की अनुमति है? अकबर बोले, अवश्य। अब इस नाटक का पटाक्षेप होना चाहिए। बीरबल बोले, दरबार में जो धूमरखंडी भाषा का दावा कर रहा है, उसने एक भी प्रमाणिक शब्द नहीं बोला। यह भाषा वास्तव में है ही नहीं। मैंने अपने सेवक से कहा था कि वह एक काल्पनिक नाम वाली भाषा लेकर आए, और जैसे ही कोई झूठा पंडित उस पर दावा करे, मैं उसे पकड़ लूं। सारे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर बोले, क्या मतलब? यह भाषा बनी ही नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जी हाँ, धूमरखंडी एक काल्पनिक नाम है जो मैंने और मेरे सेवक ने मिलकर गढ़ा। सच्चा विद्वान कभी किसी ऐसी भाषा पर अधिकार होने का दावा नहीं करेगा जो अस्तित्व में ही नहीं है। यह व्यक्ति न तो विद्वान है और न ही आचार्य। अकबर गुस्से से बोले, सैनिकों, इसकी जांच करो और सच्चाई सामने लाओ। पंचम दृश्य, धोखेबाज की पोल खुली। जांच में पाया गया कि वह व्यक्ति एक साधारण व्यापारी था जो तांत्रिक और ज्योतिषी का चोला पहनकर राजाओं से धन ऐंठता था। उसने दक्षिण के किसी भी मठ का नाम तक नहीं सुना था। अकबर बोले, तुमने दरबार की मर्यादा भंग की और विद्वता का मजाक बनाया। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, ऐसा लोगों को बहुत बार ठगता रहा है। मेरा सुझाव है कि इसे नगर के चौराहे पर नकली विद्वान लिखी तख्ती के साथ खड़ा किया जाए
ताकि जनता को भी इससे सबक मिले। अकबर ने सहमति दी और आदेश जारी कर दिया। षष्ठ दृश्य अकबर की प्रशंसा और बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि केवल किताबों की भाषा जानना ही विद्वता नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और सच्चाई की पहचान ही सच्चे ज्ञानी की पहचान होती है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यह तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। मेरी कोशिश बस यही रहती है कि सत्य की रक्षा हो और झूठ उजागर हो। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोती की माला और 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। दरबारियों ने तालियों से बीरबल का सम्मान किया। उपसंहार। क्या सिखाती है यह कथा? इस कहानी से हमें कई मूल्यवान शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं, व्यवहार और समझ में होता है। 2. जो विद्वान होता है वह नम्र होता है, जबकि जो झूठा होता है वह घमंडी। 3. झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता, सत्य की ज्योति उसे उजागर कर ही देती है। 4. बुद्धिमत्ता केवल पढ़े लिखे होने से नहीं आती, बल्कि विवेक और तर्क के प्रयोग से आती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी उपस्थिति दरबार के लिए क्यों इतनी अनमोल थी। उनके बिना दरबार में न्याय अधूरा था। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सच्चाई की कसौटी। प्रथम दृश्य दरबार में एक शिकायत। एक दिन दरबार में जब सभी मंत्रीगण और दरबारी उपस्थित थे, एक वृद्ध किसान रोते हुए दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका और आंखों में आंसू थे। किसान ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं गांव से आया हूं। मेरी मेहनत की कमाई को मेरे पड़ोसी ने हड़प लिया है। मैंने अपने जीवन भर की बचत उसके पास सुरक्षित रखने के लिए दी थी, लेकिन अब वह मुकर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुमने धन उसे दिया? किसान ने कहा, कोई लिखित प्रमाण नहीं है महाराज, परंतु वह और मैं बचपन से मित्र रहे हैं, मुझे उस पर भरोसा था। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को जानने का एक मार्ग है। कृपया मुझे दोनों को एक साथ बातचीत करने का अवसर दें। द्वितीय दृश्य दोषी कौन? बीरबल ने आदेश दिया कि किसान और उसका पड़ोसी दोनों को अगली सुबह महल के उद्यान में बुलाया जाए। दोनों समय पर पहुंचे। किसान दुखी और बेचारा दिख रहा था, जबकि उसका पड़ोसी साफ सुथरे कपड़ों में आत्मविश्वास से खड़ा था। बीरबल ने दोनों को आमने सामने बैठाया और कहा, हमें सच्चाई जाननी है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं होगी। आप दोनों केवल हमारी बातों के उत्तर दें और व्यवहार से ही सत्य सामने आएगा। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पैसे लौटाएगा? किसान बोला, हाँ बीरबल जी, मैं जानता था कि वह मेरा मित्र है, पर अब वह बदल गया है। बीरबल ने फिर उस पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने पैसे लिए थे? वह बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, अच्छा, तो चलिए हम एक खेल खेलते हैं। इसका नाम है सच्चाई की कसौटी। तृतीय दृश्य सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को एक मिट्टी का बड़ा मटका दिया। दोनों मटकों में ऊपर तक मिट्टी भरी गई और कहा गया, इन मटकों में सच्चाई छिपी है। जिसे लगता है कि वह निर्दोष है, वह अगले दिन तक इस मटके को बिना खोले सुरक्षित रखेगा, और जिसे लगता है कि वह निर्दोष नहीं, वह शायद इसमें कुछ छेड़छाड़ करेगा।
दोनों को आदेश मिला कि वे मटका लेकर अपने घर जाएं और अगले दिन वापस लाएं। सभी दरबारी चकित थे, भला मटका कैसे सच्चाई बताएगा। अकबर भी उत्सुक थे, पर उन्हें बीरबल पर पूर्ण विश्वास था। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की चाल। दरबार में अगला दिन आया। दोनों व्यक्ति अपने अपने मटके लेकर पहुंचे। बीरबल ने मटकों को अपने पास मंगवाया और देखा कि किसान का मटका वैसा ही था, मिट्टी ऊपर तक भरी थी। लेकिन पड़ोसी का मटका थोड़ा कम भरा था, मानो मिट्टी ऊपर से कुछ निकाली गई हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह यही रहा प्रमाण। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? सिर्फ मिट्टी से आप कैसे कह सकते हैं कि वह दोषी है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह डर और संदेह के कारण अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता है। मैंने केवल यह घोषणा कर दी थी कि इन मटकों में सच्चाई छिपी है। दोषी व्यक्ति यह सोचता रहा होगा कि कहीं इस मटके में कोई जादू न हो जिससे उसका अपराध पकड़ा जा सके। इसलिए उसने रात को मटका खोला और कुछ मिट्टी निकाल दी, यह सोचकर कि शायद मैं कोई यंत्र या पहचानने योग्य वस्तु मिट्टी में छुपा कर गया हूं। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई फिर से जीत गई। पंचम दृश्य, न्याय और क्षमा। पड़ोसी अब चुप था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि किसान ने वास्तव में उसे अपनी बचत दी थी, लेकिन लालच में आकर उसने उसे हड़प लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, धोखा देने वाले ऐसे मित्र को दंड अवश्य मिलेगा। परंतु किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं अपना धन वापस चाहता हूं, लेकिन मैं इसे जीवन भर का मित्र मानता हूं। यदि यह अपनी गलती स्वीकार करे और धन लौटा दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हारा हृदय महान है। उन्होंने आदेश दिया कि पड़ोसी तुरंत धन लौटाए और साथ ही 2 महीने तक राजा के खेतों में श्रम करे ताकि वह मेहनत का मूल्य समझ सके। षष्ठ दृश्य, दरबार की सीख। उस घटना के बाद अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, धन से बड़ा मित्रता होती है और सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बीरबल ने केवल चतुराई नहीं बल्कि मनोविज्ञान का प्रयोग किया और यही एक सच्चे न्यायाधीश की पहचान है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के भीतर एक अंतरात्मा होती है, बस उसे सुनने का धैर्य होना चाहिए। उपसंहार, शिक्षा और प्रेरणा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, जबकि सत्य बोलने वाले को कोई भय नहीं होता। 2. विश्वास करना अच्छा है, लेकिन अंधा भरोसा कई बार धोखे की ओर ले जाता है। 3. बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं, अनुभव, तर्क और मानवीय समझ से आती है। 4. यदि मित्रता में गलती हो जाए तो क्षमा भी एक पुण्य है, लेकिन केवल तब जब सामने वाला पश्चाताप करे। समापन। बीरबल जैसे दरबारी केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी अमूल्य रत्न होते हैं। उनकी उपस्थिति में न केवल समस्याओं का समाधान मिलता है बल्कि वह समाधान लोगों के दिलों को भी छूता है। अकबर ने उस दिन बीरबल को एक विशेष स्वर्णमालार्पण किया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ही इस साम्राज्य का सबसे बड़ा रक्षक है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां सच्चाई की कसौटी हो वहां अन्याय टिक नहीं सकता।